गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है योगेश रोशन लाल गुप्ता वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फ्रेंड्स, ये केस 442 ITR पेज नंबर 31 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और केस 4 फरवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का लॉजिक खाली ये है कि ये केस आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की याद दिलाता है, जो कि ये कहता है कि नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड फ्रॉम द असेसी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। थोड़ा सा ये केस इस चीज की तरफ भी इशारा करता है कि जो एक्ट है उस एक्ट को बिल्कुल यदि ट्रू वर्ड्स में आप लेंगे तो कई बार उसका जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। एक हमारे देश के अंदर एक स्कीम आई थी, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो टैक्स था वो एसएससी को 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, किसी वजह से वो तीसरी इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं पे कर पाया। डिपार्टमेंट ने उसकी जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम थी वो खारिज कर दी। एसएससी ने गुहार लगाई सीबीडीटी से कि साहब मुझे तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए टाइम दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। सीबीडीटी ने नहीं माना। एसएससी जो है वो हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के अंदर हम आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट जो जमा करनी है उसके लिए और एक्सटेंडेड टाइम नहीं दे सकते। अब एसएससी के लिए एक बड़ी विकेट परिस्थिति ये थी कि क्योंकि एसएससी जो है वो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम से बाहर हो गया था, 2 इंस्टॉलमेंट वो जमा कर चुका था स्कीम के अंदर, स्कीम में वो आ नहीं सकता था। अब वो जो पैसा उसने 2 इंस्टॉलमेंट जमा कर दी थी, क्या वो अपनी रेगुलर असेसमेंट के अंदर उसको यूज़ कर सकता था या नहीं, और वो भी डिपार्टमेंट जो है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ये कह रहा था कि जी आपने ये पैसा जो है वो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में दिया है। तो एसएससी जो है वो इस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने वेल नीडेड जजमेंट अपना दिया कि जो एसएससी ने अपनी 2 इंस्टॉलमेंट दे दी हैं वो इंस्टॉलमेंट आप उसके रेगुलर असेसमेंट का जो टैक्स है जो उसकी इस स्कीम के अंदर वो नहीं आ रहा, तो वो अपनी नॉर्मल असेसमेंट के जो भी अंदर उसका टैक्स बनता है उस टैक्स में से उसकी जो 2 इंस्टॉलमेंट है वो आप एडजस्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा लॉ का पॉइंट इसलिए इन्वॉल्व नहीं है कि इसके अंदर एक एसएससी को रियायत चाहिए थी। कहने को तो यदि वो स्कीम पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा होगा कि जो एसएससी ने टैक्स दे दिया यदि वो सारा नहीं दे पाता तो वो टैक्स जो है वो उसका बेकार हो जाएगा। लेकिन यदि एसएससी की एक जेन्युइन हार्डशिप है, एसएससी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, एसएससी एक अपनी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम सामने लेके आया और उसकी जेन्युइन हार्डशिप है, तो कहीं ना कहीं उसको डिपार्टमेंट को समझना चाहिए और इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि सीबीडीटी ने भी उसकी जो 3rd इंस्टॉलमेंट की एक्सटेंशन की लिमिट थी वो नहीं मानी। अब यदि हम इसके उलट बात देखते हैं तो हम जितने भी असेसमेंट्स होती हैं उसके अंदर मैक्सिमम असेसमेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है वो रिट पिटीशन में इसलिए जाते हैं कि पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, शो कोज नोटिस नहीं दिया, जो डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू करना था वो नहीं दिया। तो डिपार्टमेंट अपने पार्ट पे इतने सारे लैप्सेस करता है और फिर भी जो है जब कोर्ट के अंदर एसएससी उनके अगेंस्ट पिटीशन में जाता है तो उनको एक पूरा सेकेंड इनिंग्स खेलने का मौका मिलता है। वो बात ठीक है कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो क्वैश कर दिया जाता है, लेकिन मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाता है। तो यदि सेम प्रिंसिपल्स लगाए जाएं तो ऐसे इस केस के अंदर भी सीबीडीटी को ये कह देना चाहिए था कि भाई सपोज करो आप नॉर्मल इंटरेस्ट जो है वो 12% लेते हैं, तो ऐसे केस में एसएससी से आप 18% लेकर के उसको स्कीम के अंदर तो ले आओ। जो एक एसएससी नेशनल बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है वो 2 इंस्टॉलमेंट दे चुका, तो इसका मतलब उसकी नीयत तो खराब नहीं है। लेकिन हमारे देश का कानून डिपार्टमेंट की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव है, नेचुरल जस्टिस की तरफ ये दूर होता जा रहा है। तो ये एक एसएससी के लिए और एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है कि हर छोटी छोटी बात के लिए एसएससी को एक अपनी पर्सनल हियरिंग के लिए, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू कराने के लिए रिट में जाना पड़ता है। आम आदमी जो है वो रिट को अफोर्ड नहीं कर सकता और उसके बाद भी रिट में जाने के बाद मैटर जो है वो स्टैंड बैक पीछे हो जाता है। हमारे देश का कानून इस तरीके का है, तो एसएससी के लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है। बहरहाल इस केस में एसएससी को ये रियायत मिली कि जो उसने टैक्स दिया था
वो टैक्स उसकी असेसमेंट में से एडजस्ट हो गया, वो टैक्स उसका बेकार नहीं हुआ। फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आजकल हम ये सुन रहे हैं कि 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अरेस्ट किया जीएसटी डिपार्टमेंट में। मैं इस पर 1 मिनट का अपना ये व्यू रखना चाहता हूँ कि यदि हम इसकी रूट कॉज देखें कि उनको अरेस्ट कर लिया, आज प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे जो काउंसिल मेंबर्स हैं, जो एनआईआरसी के मेंबर्स हैं, वो बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं कि उनको जस्टिस मिले। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितने सर्टिफिकेशन वर्क हैं, यदि हम बड़ी बड़ी कंपनीज में देखेंगे तो उनके ऑडिट जो हैं वो प्राइस वाटर हाउस, डिलॉयट करते हैं, लेकिन जिनका सर्टिफिकेशन वर्क है वो जो सबसे नीचे की प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके पास वो सर्टिफिकेशन वर्क आता है। इसका मतलब क्या है कि वो लोग वो सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि जो कंपनीज उनकी ऑडिट कॉस्ट बियर कर सकती हैं वो उनकी सर्टिफिकेशन कॉस्ट भी बियर कर सकती हैं। और जब ये सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट लाए जाते हैं, चाहे वो टैक्स ऑडिट हो, चाहे वो जितने भी इनकम टैक्स में सर्टिफिकेट्स चाहिए जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या जीएसटी के अंदर सर्टिफिकेट्स चाहिए जो कि एक सीए ने अटेस्ट करने हैं, चाहे वो एक टाइम में जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट थी, चाहे वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, उनके फॉर्मेट्स ऐसे हैं कि एक आम आदमी के तो समझ से बाहर हैं। इवन प्रोफेशनल्स, उनके अंदर इतने सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं कि इवन प्रोफेशनल्स के लिए उन सेक्शंस को सारा डाइजेस्ट करना और उस पर रिपोर्ट देना, उनके कंप्लायंसेस करना एक असंभव है। एक कारों के अंदर जो एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है उसमें ये लिखवाया जाता है कि एसएससी ने सारे कानूनों का पालन कर दिया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंसी का एक मास्टर है, वो सारे कानूनों के ऊपर अपना सर्टिफिकेट देता है कि इस कंपनी ने सारे कानूनों को का पालन कर लिया। तो मेरा ये कहना है कि हमारे काउंसिल के मेंबर्स उस वक्त कहाँ होते हैं जब ये ऑडिट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट तय होते हैं, क्या इनका सजेशन जाता है, क्या जब वो बैलेंस शीटें साइन करते हैं क्या वो उन सारे कंप्लायंसेस को पूरा कर पाते हैं। खाली मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेने से अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाएगी, वो खाली खाना पूर्ति है। आप कितना भी रिप्रेजेंटेशन लेटर दिखा लो, यदि आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट कर लिया या किसी सीए के ऊपर तकलीफ आ गई, तो जब ये फॉर्मेट्स बनते हैं उस वक्त बहुत मेहनत की जानी चाहिए। इन फॉर्मेट्स के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन एक सीए से नहीं मांगी जानी चाहिए जो कि वो दे ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह कि जो ऑडिट वर्क या अटेस्टेशन वर्क हमारा प्रोफेशन कर रहा है, यदि उसकी फीस कमेंसुरेट ये हो कि उसकी फीस जो है वो क्लाइंट एक अकाउंट में जमा करेगा और इंस्टीट्यूट से हमारे चेक जाएगा, तो देयर शुड बी सिस्टम लाइक दैट। जब हमारी गवर्नमेंट हमारे प्रोफेशन से सारा टैक्स हमारा प्रोफेशन उनको दे रहा है, तो कम से कम उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी फीस के लिए कहीं ना एक ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, एक मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। खाली एक गाइडलाइंस इशू करने से नहीं होगा। एक जब बैंक ऑडिट होता है तो एक सीए से इतने कागज साइन कराए जाते हैं कि वो उन कागजों को अपने ऑफिस में भी रख नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, मेरा ये निवेदन है कि सर्टिफिकेशन वर्क से बचें, और ये एक किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कभी भी एक बम बन सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।